हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक नया चैप्टर आई शुड से क्लास 11 का स्टार्ट कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, यूनिट नंबर 3 है ये आपकी बुक के अंदर। पहला पार्ट जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में यहाँ समझाऊंगा वो क्लास 10th में जो आपने पढ़ा है कुछ उतना ही है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है उसमें। इम्पोर्टेंट है बट थोड़े से क्वेश्चन हैं। टोटल अगर मैं एरिया देखूं तो 10% फर्स्ट पार्ट का रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और 90% सेकंड पार्ट का रहेगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। कुछ हमने 10th में पढ़ी थी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, लाइक एटॉमिक साइज़ पढ़ा था, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड जाते हैं तो क्या होता है। यहाँ पे कुछ और एडिशनल प्रॉपर्टीज़ हम जो पीरियोडिकली मूवमेंट इन पीरियोडिक टेबल पे चेंज होती हैं उसको पढ़ेंगे और उनके लॉजिक्स जानने की कोशिश करेंगे, क्या लॉजिक्स थे उसके पीछे और कैसे वो प्रॉपर्टीज़ को, कुछ और प्रॉपर्टीज़ को भी वो डायरेक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं। वो सारी बातें हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक जनरल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक का फाउंडेशन है। सो लेट वी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये समझें। हमारे पास 118 एलिमेंट हैं आज की डेट में, तो उन सभी एलिमेंट्स को हम लोगों ने कुछ क्लासीफाई कर रखा है बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़ की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट एक जगह पे पड़े हों। यही सिंपल सा क्लासिफिकेशन होता है। वाई वी आर नीडिंग दिस क्लासिफिकेशन? जस्ट टू नो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स इफेक्टिवली। हम उनकी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ को याद रख पाएँ, मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ को आसानी से समझ पाएँ, रिकॉल कर पाएँ। मेनली हमारा एम क्लासिफिकेशन का यही होता है, ताकि हम उनके साथ उसके अकॉर्डिंग रिएक्शंस परफॉर्म कर पाएँ। ये क्लासिफिकेशन कोई एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का, सो दैट द एलिमेंट्स विच आर हैविंग सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टी दे शुड बी टुगेदर। जैसे आपके स्कूल में क्लासिफिकेशन है, 10th पास सारे बच्चे एक क्लास में होने चाहिए, 8th पास सारे बच्चे एक क्लास में होने चाहिए, ताकि आने वाला टीचर उनको उनके लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ा पाए। ऐसा नहीं है कि 1000 स्टूडेंट्स हैं आपके स्कूल में, सबको इकट्ठा कर दिया, जहाँ जैसे मर्जी बिठा दिया, ठीक है भाई पढ़ना शुरू कर दो, तो मुझे लगता है कोई भी नहीं पढ़ पाएगा। तो वो क्लासिफिकेशन क्यों किया गया? ताकि सिस्टमेटिक वे में आपको पढ़ाया जा सके। यहाँ पे भी एलिमेंट 118 है, सबकी अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हमने कुछ कोशिश किया कि उनको हम कुछ इस तरह से क्लासीफाई करें कि रिजेंबलेंस वाले मेंबर, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले मेंबर्स वो कुछ एक जगह पड़े हों, हम लोग उस पूरे एरिया का कैरेक्टर प्रॉपर्टी जान लें तो उन सब की प्रॉपर्टीज़ ऑटोमेटिकली हमें काफ़ी हद तक पता चल जाएं। चलो, ये तो हुई नीड कि क्यों हमें क्लासिफिकेशन की नीड पड़ रही है। अब क्लासिफिकेशन तो अगर मैं बैक टू हिस्ट्री जाऊं तो स्टार्टिंग पे हमारे पास 118 एलिमेंट नहीं थे, वो तो 30-35 के आसपास रहे होंगे, फिर 50-60 भी हुए होंगे, और ये सब ग्रेजुअली लगातार वैल्यू जो है वो बढ़ती चली गई। आज की डेट में हमारे पास 118 एलिमेंट हो गए। तो जो आज से 100 ईयर बैक अगर मैं देखूं एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का ट्राई किया गया होगा, आज तो वो सेट नहीं बैठने वाला। इसको ऐसे ही समझो कि आपका स्कूल 50 ईयर्स बैक स्टार्ट हुआ, उस टाइम सिर्फ 50 स्टूडेंट हुआ करते, 3 कमरे थे, एनफ थे, सब में सब सेटल्ड था। आज 2000 स्टूडेंट हैं तो वो 3 कमरे तो काम नहीं देने वाले, ना वो चीज़ें काम देने वाली जो 100 ईयर्स बैक वहाँ पे चली होंगी, वो भी कुछ मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी उसमें भी। सो कहने का मतलब है एलिमेंट्स जब 50 थे तो क्लासिफिकेशन कुछ अलग थी, 100 थे या 118 है तो आज कुछ अलग है, या इन फ्यूचर अगर वो लेट मी कॉल 150 हो जाते हैं या 130 हो जाते हैं तो भी हमारा ये जो प्रेजेंट क्लासिफिकेशन होगा वो फ्लॉप हो जाएगा, हमें कुछ नए क्लासिफिकेशन की तरफ मूव करना होगा। ये मैंने यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन लिखे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज जो एलिमेंट को क्लासीफाई कर रहे थे उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। ये बहुत पुराना क्लासिफिकेशन है, आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा। डोब्रीनर ट्रायड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, लोथर-मेयर अरेंजमेंट, टेलरिक स्क्रू या हेलिक्स मेथड बोलते थे इसको, मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन एंड मॉडर्न्स क्लासिफिकेशन। टेक्निकली बताऊं तो पूरी केमिस्ट्री को व्यू करते हुए अगर मैं समझाऊं तो मैं चाहे इनके बारे में बिल्कुल कोई बात ही ना करूं, मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं एज इट इज़ डोब्रीनर ने क्या किया उसको कतई जानने में इंटरेस्टेड नहीं रहता। आपको भी कोई इंटरेस्ट नहीं रखना, आपको भी बस उनका काम सुनना है, आपको उनका
टेक्निक व्यू करना है कि किस तरह से उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप इस फील्ड पे जाते हैं तो आपको भी इन फ्यूचर 150 या 200 एलिमेंट्स का भी फ्यूचर में हो तो आपको भी उनको क्लासिफाई करने के लिए पुराने जो बंदे रहे जिन्होंने ये काम किया उन्होंने किस तरह से क्लासिफिकेशन किया उसको दिमाग में ज़रूर रखना होता है। तो हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ तक की जो कहानी है हमारी, वो यहाँ तक की कहानी सिर्फ एक हिस्ट्री है जिसको हम सुन रहे हैं। एट प्रेजेंट मैं बिल्कुल डोब्रीनर के वही ट्राइड आपको दिखा रहा हूँ जो डोब्रीनर ने बनाए होंगे। मैं इसको कतई नहीं कह रहा कि हाँ ये वही होंगे, बस मैं उसका कॉन्सेप्ट आपको समझाते हुए फाइनली मॉडर्न्स क्लासिफिकेशन पे लेके जाऊँगा। और उस मॉडर्न्स क्लासिफिकेशन में जो आज की डेट में पॉपुलर है, जिससे हम सारी प्रॉपर्टीज समझते हैं, उस मॉडर्न्स क्लासिफिकेशन पे ही अपना पूरा टाइम डिवोट करने की कोशिश करेंगे। चलें वन बाय वन स्टार्ट करता हूँ। डोब्रीनर्स ट्राइड क्या थे? कुछ लिमिटेड एलिमेंट थे उस टाइम पे नोन। उसने क्या किया कि उन एलिमेंट्स में से 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप बना दिए, ट्राइड। डायड होता है 2 का ग्रुप, ट्राइड होता है 3 का ग्रुप, टेट्राड होता है 4 का ग्रुप। तो उसने ट्राइड्स बना दिए। जैसे एक ट्राइड बनाया उसने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। एक ट्राइड बनाया उसने कॉपर, सिल्वर और गोल्ड का। एक ट्राइड बनाया उसने क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का। एक ट्राइड बनाया उसने आयरन का, कोबाल्ट का और निकल का। ट्राइड मतलब ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। उसने कहा कि ये जो ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स है, इसके मेंबर्स हर तरह से अपनी प्रॉपर्टीज में रिजेम्बलेंस शो करते हैं। जैसे आप इस ट्राइड को देखें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वाले ट्राइड को, ये तीनों सॉफ्ट मेटल हैं। आप इसको नाइफ से काट सकते हैं, इवन अपने नेल्स से भी काट सकते हैं। ये तीनों वाटर में डाले जाने पे बेस देते हैं। इन तीनों को अगर मैं अमोनिया में डाल देता हूं तो ब्लूइश सॉल्यूशन देते हैं। इन तीनों पे अगर मैं रेडिएशंस डालूं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा पाते हैं। और ऐसे ही मैं बहुत सारी बातें बोलता चला जाऊं। मतलब मैं सिर्फ एक लाइन में बात पूरी करना चाहता हूं कि ये तीनों अपनी प्रॉपर्टीज में रिजेम्बलेंस शो कर रहे हैं, तो इसलिए इनको एक ट्राइड बना के छोड़ दिया। या आप इसको देखें, नीचे वाले ट्राइड को, तीनों नॉन मेटल हैं, तीनों डायटोमिक फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, लाइक Cl2, Br2, I2। तीनों मेटल्स के साथ सॉल्ट बना के रहती हैं। और ऐसे ही मैं इनकी भी प्रॉपर्टीज़ बोलता चला जाऊं तो मैं कहूँगा कि ये तीनों जो हैं ये रिजेंबल कर रही हैं। उसने इसी तरह के कुछ 3, 4, 5 ट्राइड बना दिए और कहा कि ट्राइड में आने वाले सभी मेंबर्स एक जैसे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ में रिजेंबलेंस है। इससे क्या फ़ायदा हुआ? हमने इस ट्राइड के करैक्टर पढ़े, लिथियम के भी वही हैं, सोडियम के भी वही हैं, पोटेशियम के भी वही हैं। या हमने इस ट्राइड के पढ़ लिए तो क्लोरीन के भी वही हैं, ब्रोमीन के भी वही हैं और आयोडीन के वही हैं। यानी कि 3 करैक्टर्स पढ़े, वो एक ग्रुप के पढ़े, लेकिन आपके पास 3 मेंबर्स के 3-3 करैक्टर्स हो गए। ये क्लासिफिकेशन का बेसिक एम था हमारे पास उस समय, और आज भी वही है। आज भी वही एम है। सही है। उसने कहा कि जो सेंट्रल एलिमेंट है इस ट्राइड का, उसका एटॉमिक मास इन दोनों के एटॉमिक मास का एवरेज होगा। लाइक जैसे आप लिथियम का एटॉमिक मास देखें तो 7 है और पोटेशियम का देखें तो 39 है। और अगर आप इसका एवरेज करें तो 7 + 39/2 वो अप्रॉक्सीमेट 23 आएगा, या एग्जैक्टली 23 आ रहा है, तो वो उस सेंट्रल एटम का एटॉमिक मास होगा। या उसने ये भी कहा कि इन तीनों का एटॉमिक मास लगभग सेम होगा। लाइक जैसे आप यहाँ पे देखें, आयरन का 56 के आसपास है, कोबाल्ट और निकल का भी यही 56-57 के आसपास है। एग्जैक्टली मास का कोई फंडा नहीं याद रखना आपको, बस ये ध्यान रखना है कि उन तीनों का एवरेज एटॉमिक मास लगभग सेम था। तो डोब्रीनर कहता है कि किसी भी ट्राइड में जो एलिमेंट्स आते हैं उनमें सेंट्रल एटम का मास या तो एवरेज होगा बाकी दोनों का, या फिर तीनों का लगभग सेम होगा। लेकिन वो इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाया कि ये मास एवरेज होना या लगभग सेम होना उनकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे सिमिलर बना देता है। ठीक है, उसने सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एक साथ रख दिए, लेकिन वो क्यों रिजेंबल कर रहे हैं
मास उसके पीछे कैसे रिस्पॉन्सिबल है, उस सेंट्रल वाले का एवरेज मास होना या तीनों का सेम मास होना, वो किस तरह से प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करेगा, सिमिलैरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो इस बात को कतई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मोर ओवर, जैसे सपोज करो 18 एलिमेंट्स रहे हों, उसने 6 ट्राइड बना दिए हों, अब नेक्स्ट डे 19th एलिमेंट आ गया, फिर नेक्स्ट डे 20th आया, फिर नेक्स्ट डे 21st आया, 3 एलिमेंट तो आ गए, लेकिन क्या गारंटी है कि तीनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर रही होंगी। मतलब अब जब नए एलिमेंट आने लगे कुछ डिस्कवर हो के, तो वो किसी ट्राइड में सेट नहीं हो पा रहे थे, उनका ट्राइड नहीं बन पा रहा था, तो फिर इस ट्राइड की क्लासिफिकेशन को इन्हीं 2 मेन वजहों से इग्नोर कर दिया गया, हटा दिया गया कि भाई डोब्रिनर ट्राइड कुछ काम का नहीं है। चलें नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था, इसने भी बड़ी अजीब स्टोरी सुनाई। जब न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव आया तो 56 के राउंड अबाउट एलिमेंट्स का आइडिया हो चुका था, और उसने क्या किया, उसने उन एलिमेंट्स को कुछ इस तरह से अरेंज किया कि लेफ़्ट टू राइट जैसे जैसे एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा था ना, तो एटॉमिक मास लगातार इंक्रीज़ हो रहा था। जैसे उसने कुछ ऐसा किया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, और इस तरह से वो अरेंज करता गया एलिमेंट्स को। उसने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन एलिमेंट्स को अरेंज किया। इसका एटॉमिक मास 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 23, 24, 27 एंड सो ऑन, ये एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। उसने कहा कि जैसे हम लोग म्यूज़िकल नोट्स देखते हैं, सुर, सारे गामा पा धा नी, किसी भी आप गाने को सुने तो उसमें यही 7 नोट्स होती हैं, 7 सुर होते हैं जिससे वो गाना बनता है। जैसे मैं वो 7 सुर यहाँ पे एक बार लिखूं तो वो कुछ ऐसा होता है, सा, रे, गा, मा, पा, धा एंड नी, सी। ये 7 सुर हैं, 7 नोट्स। देखो वैसे मुझे बेसिकली गाने का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने जिनसे सुना है तो वो ऐसा कहते हैं कि कोई भी आप अगर सॉन्ग सुन रहे हैं, कोई भी गाना सुन रहे हैं, तो वो किसी एक म्यूज़िकल नोट से शुरू होता है। लाइक ऐसे शुरू होता होगा, पा धा नी सा रे गा मा, पा धा नी सा रे गा मा। या सपोज़ वो गा से शुरू हो रहा है तो गामा पा धा नी सारे, गामा पा धा नी सारे, कुछ ऐसा होता है। मुझे नहीं पता, मैं कोई ऐसा म्यूजिशियन नहीं हूँ कि मुझे पता होगा, बट मैंने सुना है कि हाँ ऐसे सारे गाने जो होते हैं ना वो किसी एक सुर से शुरू होते हैं, और ऐसे ही 7 जो ये नोट्स हैं, 7 जो सुर होते हैं वो एक गाने को फ्रेम कर रहे होते हैं। तो जैसे वो बताते हैं कि हर गाने में जहाँ से शुरू हुआ, सपोज़ पा से शुरू हुआ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये फिर 8वां 8th, हर नोट 8th वही होता है जो फर्स्ट था। हर 8th नोट वही होता है जो फर्स्ट था। कहीं से शुरू कर लो, यहाँ से शुरू करोगे तो उस गाने में 8वां नोट फिर गा आएगा, यहाँ से शुरू करोगे तो हर 8वां नोट फिर पा आएगा, या यहाँ से शुरू करोगे रे गा मा पा धा नी सा रे, तो ये हर 8वां सुर रे आएगा। तो उन्होंने कहा कि एलिमेंट्स को जब आप अरेंज करते हो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हर 8वां एलिमेंट, हर 8th एलिमेंट प्रॉपर्टीज़ में वैसा ही होता है जैसा फर्स्ट था। लाइक जैसे ये वाला एलिमेंट आपने देखा कार्बन, इससे 8th एलिमेंट देखता हूँ, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, ये उसके साथ प्रॉपर्टीज़ में रिजेंबल करेगा। या आप इसको देख लें, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, इसके साथ ये 8th के साथ रिजेंबलेंस करेगा। हर 8th एलिमेंट प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट वाले से मैच कर रहा होगा। ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव था। लेकिन 2 समस्याएं थी। क्या थी 2 समस्याएं? फर्स्ट 20 तक तो उसका ये गाना बजाना बढ़िया चला जो वो बता रहा था, बट उसके बाद वाले जो मेंबर्स आए ना, वो इनसे कतई मैच नहीं कर रहे थे प्रॉपर्टीज़ में। मतलब साफ है, फर्स्ट 20 एलिमेंट तक तो उसके ये संगीत चल गए, बस उसके बाद क्रॉस। मोर ओवर ये जो लेफ़्ट टू राइट वो कह रहा है कि एटॉमिक मास बढ़ेगा जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे, और उसकी वजह से हर 8th एलिमेंट प्रॉपर्टीज़ में रिजेंबलेंस शो करेगा। क्यों, कैसे,
एटॉमिक मास कैसे रेस्पॉन्सिबल हो सकता है किसी एटम्स की प्रॉपर्टी को बताने के लिए हम लोग सोचने लगे। एटॉमिक मास क्या होता था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ के आए हैं, एक छोटा सा न्यूक्लियस एटम के सेंटर में और बाहर बहुत सारा स्पेस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा समझ लो एक बहुत बड़ा फुटबॉल है एटम, हालांकि माइक्रोस्कोपिक होता है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा फुटबॉल है एटम और उसके बीच में एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल है न्यूक्लियस और वहीं पे सारा उसका एटॉमिक मास है। बाकी तो सब स्पेस है, इलेक्ट्रॉन तो कोई स्पेस लेते ही नहीं है, खास मास होता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन्स का तो कुछ खास। तो ये जो इतना बड़ा आपको फुटबॉल दिखाई दे रहा है उसका सारा मास सेंटर में कहीं बीच में छुपा हुआ है। क्या वो प्रॉपर्टीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है? देखो, दो तरह की रिएक्शंस आती हैं, एक आती हैं इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शंस और एक आती हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस। इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शंस को हम डील करते हैं, मैं पूरी 11th-12th केमिस्ट्री की रिकॉल करूं तो मैं न्यूक्लियर रिएक्शंस की कभी बात ही नहीं करता। हालांकि न्यूक्लियर केमिस्ट्री एक ब्रांच ऑफ साइंस है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो न्यूक्लियर रिएक्शंस को डील करती है। वो फिजिक्स में आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हैं 12th क्लास के अंदर। हमारी केमिस्ट्री में हम लोग हालांकि उसको नहीं पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस को, जिसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है। हम जितनी भी रिएक्शंस आपको समझाते हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स उन रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो अब मैं सोच रहा हूँ यार, एटम में न्यूक्लियस सेंटर पे था, बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो रिएक्शंस में तो वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व रहेंगे, ये मास ये कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ये कैसे इन्वॉल्व हो सकता है? तो मुझे इसका कोई जवाब मिल नहीं पाता। रिजल्टिंग ये न्यूलैंड की कहानी भी कुछ पल्ले नहीं पड़ती, 20 तक वैसे ही सेट हुआ, उसके बाद उसने फ्लॉप शो शुरू कर दिया और एटॉमिक मास को लेके वो स्टोरी सुनाने की कोशिश कर रहा था। हमें समझ ही नहीं आ रहा कि एटॉमिक मास कैसे प्रॉपर्टीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता था। रिजल्टिंग न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव भी हमारा फ्लॉप हो गया, या मैं कहूँ रिजेक्टेड हो गया। फिर हमारे पास आया एक और अरेंजमेंट, लोथर-मेयर अरेंजमेंट। तो ये लोथर-मेयर अरेंजमेंट क्या था? उसने क्या किया, उसने एक ग्राफ प्लॉट किया। उसने एक ग्राफ प्लॉट किया एंड दैट ग्राफ वाज इन बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट्स। यहाँ पे उसने एटॉमिक वॉल्यूम्स ले लिए और यहाँ पे उसने एटॉमिक वेट्स ले लिए और सब जितने भी उस टाइम पे नॉन एलिमेंट्स थे उन सब के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आया, देखिए, हालांकि मैं एग्जैक्ट ग्राफ प्लॉट नहीं कर रहा, कुछ ऐसा सा दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ ग्राफ आया। मुझे उसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है कि कौन सा एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या आ रहा था, वॉल्यूम क्या आ रहा था, वो सब रट्टा है और हमारी नीड नहीं है। जितना नीड है, जितना रट्टा है वो यहाँ पर लगाएंगे, बाकी सिर्फ समझते जाएंगे। तो उसने उस ग्राफ पर देखा कि कुछ मेंबर्स जो पीक पे आ रहे हैं, पीक ऑफ द ग्राफ्स बना रहे हैं, वो सब प्रॉपर्टीज़ में रिजेंबल करते हैं। जैसे ये लिथियम के लिए आया, ये सोडियम के लिए, पोटेशियम के लिए, रुबिडियम के लिए, ऐसे कुछ पीक्स। ये जो आप यहाँ पे वैली देख रहे हैं, यहाँ पे आने वाले मेंबर्स भी प्रॉपर्टीज़ में रिजेंबलेंस शो करते थे। या आप ये असेंडिंग जोन देखें, यहाँ पे आने वाले भी ग्राफ के सभी प्रॉपर्टीज़ में रिजेंबलेंस शो करते थे। लेकिन वो क्यों शो कर रहे हैं? ये एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम का ग्राफ कैसे उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर पा रहा होगा? वो बहुत ज़्यादा लोथर-मेयर अरेंजमेंट भी इसको नहीं समझा पाया, तो हमने इसको भी साइड में कर दिया। फिर हमारे पास एक और कॉम्प्लिकेटेड क्लासिफिकेशन आया। ये देखें आप, यहाँ मैंने लिखा है टेलरिक स्क्रू या हेलिक्स मेथड। एक साइंटिस्ट हुए हैं AEB कॉनकॉर्टियस, बहुत ही अजीबोगरीब नाम है, AEB कॉनकॉर्टियस। उन्होंने कुछ एक हेलिक्स सा अरेंज किया 45 डिग्री पे। ये उसने 16 प्लेटफॉर्म्स इसके ऊपर बना दिए, ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को रेफ़र करते हुए उसने बनाया, और हर फ्लोर पे कुछ एलिमेंट्स को प्रॉपर्टीज़ जिनकी रिजेंबल करती थी रखने की कोशिश की। बट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हेलिक्स होने की वजह से ये भी बहुत ज़्यादा हमारे काम का नहीं रहा और हम उसको भी जस्ट पास करके आगे बढ़ गए। हमें भी लगा कि नहीं, ये भी कुछ ज़्यादा हमें इन्फॉर्म नहीं कर पा रहा कि कैसे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया होगा। तो हमारी ये पहली 4 क्लासिफिकेशंस हमें कुछ बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं कर पाई। तो हमारे सामने आया मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। इस मेंडलीव ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, मैं याद कर पा रहा हूँ 63 के राउंड अबाउट एलिमेंट्स उस टाइम तक डिस्कवर्ड थे, शायद 63 के आसपास।
तो उन 63 एलिमेंट्स की उसने प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करने का कोशिश किया। उसने क्या किया, देखो एक बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा ये। उसने 63 कार्ड्स ले लिए, जस्ट लाइक द प्लेइंग कार्ड्स। उसने 63 कार्ड्स ले लिए। मैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स लेके उसकी कहानी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने ये 63 कार्ड्स ले लिए और उन 63 कार्ड्स पे सभी एलिमेंट्स का सिंबल रिप्रेजेंट कर दिया। कुछ एलिमेंट्स मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसका उसने यहाँ पे सिलेक्शन किया होगा। ये आप कुछ एलिमेंट्स देखें, मैंने उन 63 नॉन एलिमेंट्स में से कुछ चूज़ कर लिए हैं और इन सभी 63 एलिमेंट्स के साथ उसने कुछ रिएक्शंस परफॉर्म की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। उनके कुछ कंपाउंड्स बनाए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ और फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हुए उनके ग्रुप्स बनाए। देखिए कैसे, मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। लिथियम ने जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया तो उसने एक कंपाउंड बनाया LiH, मतलब एटॉमिक रेशियो अगर मैं देखूं तो 1:1 था। सोडियम ने जब हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाया तो उसने बनाया NaH, पोटेशियम ने बनाया KH, कॉपर ने बनाया CuH, जिंक ने बनाया ZnH2, मैग्नीशियम ने बनाया MgH2, फॉस्फोरस ने बनाया PH3, नाइट्रोजन ने बनाया NH3, कैल्शियम ने बनाया CaH2, बोरोन ने बनाया BH3, एल्यूमिनियम ने बनाया AlH3, कार्बन ने बनाया CH4 और सिलिकॉन ने बनाया SiH4। मैं एक काम करता हूँ, अलग से नहीं दिखाता इसको, यहीं पे दिखाने की कोशिश करूँगा उन्हीं के साथ, ताकि हम ऑक्सीजन का भी यहीं पे स्टोरी समझ जाएं। तो व्हाट आई वाज सेइंग, लिथियम के साथ LiH, सोडियम के साथ NaH, K के साथ KH, CuH, ZnH2 एंड MgH2। ये फिर उसने इन सभी एलिमेंट्स को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया। इसने बनाया Li2O, इसने बनाया Na2O, इसने बनाया K2O, इसने बनाया Cu2O, इसने बनाया ZnO, MgO, CaO, N2O5, P2O5, B2O3, Al2O3, CO2, SiO2 और इस तरह से। फिर उसने देखा कि ये चार जो मेंबर्स हैं, ये चार मेंबर्स ये एक जैसे कंपाउंड्स बना रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। ये जो आपको तीन मेंबर्स दिखाई दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ग्रीन बाउंड्री में मैंने डाला इनको। ये जो आपको तीन मेंबर्स दिखाई दे रहे हैं, ये काफ़ी हद तक एक जैसे कंपाउंड बना रहे हैं। इनको देखें, 3H के साथ कंबाइन कर रहे थे, लेकिन ऑक्सीजन में थोड़ा फ़र्क आ गया। 5 ऑक्सीजन्स थे जबकि यहाँ 3 थे। तो उसने क्या किया, उसने इनको एक अलग ग्रुप डिज़ाइन किया, एक ग्रुप असाइन किया, इनका एक अलग ग्रुप बना दिया और इन दोनों को भी एक ग्रुप में डाल दिया। मतलब जो 63 एलिमेंट्स थे ना, उन 63 एलिमेंट्स के प्लेइंग कार्ड्स पे ये सारी इंफॉर्मेशन रखी। फिर एक जैसे कैरेक्टर वाले उठाता चला गया, जैसे उसने इन सबको उठाया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, बस ये चार ताश के पत्ते इकट्ठे हो गए। मतलब ये मेंबर्स प्रॉपर्टीज़ में रिजेम्बलेंस शो कर रहे हैं। ये तीन या इन जैसे कुछ और वो प्रॉपर्टीज़ में रिजेम्बलेंस शो कर रहे हैं, या इस तरह से बाकी। और इस तरह से उसने 8 ग्रुप्स डिसाइड किए, 8 ग्रुप, 1 to 8। ध्यान से सुनना मेरी बात को। 1872 में मेंडलीव का क्लासिफिकेशन आया है, एग्जैक्ट डेट देख लेना बुक पे। 1872 में मेंडलीव्स का क्लासिफिकेशन आया है और उसने ये 8 ग्रुप बनाए थे, 1 to 8।
तो जैसे ही उसने ये 8 ग्रुप बनाए तो जो साइंटिस्ट कम्युनिटी थी, जैसा कि होता है रूटीन में, उन्होंने उसको ऑब्जेक्ट करना शुरू कर दिया। अच्छा ठीक है भाई, तूने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ये 8 ग्रुप तो बना दिए, लेकिन तू उनकी तो बता जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन ही नहीं करते, नोबल गैसेज, उनको कहाँ भूल गया दूँ? वो तो फिर तेरे कहीं आए नहीं इस क्लासिफिकेशन में। तो बाद में मॉडिफाइड डाल्टन थ्योरी आई थी, शायद 1 या 2 साल बाद ही आ गई थी। तो उस मॉडिफाइड डाल्टन थ्योरी में उसने एक एडिशनल ग्रुप अटैच किया वहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं ज़ीरो ग्रुप। तो उस ज़ीरो ग्रुप में उसने उन सारी नोबल गैसेस को डाल दिया जो बिल्कुल भी रिएक्टिविटी शो नहीं करती थी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो क्या किसी से भी रिएक्शन नहीं करती थी। तो हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, सर मेंडलीव के कितने ग्रुप थे? तो हमने तो सर वहाँ पढ़ा था 0 to 8 ग्रुप है, फिर वो कह रहे हैं 8 ग्रुप हैं, तो ये 0 कहाँ से आ गया? 0 एक अलग ग्रुप है जो रियली उसकी रेक्टिफिकेशन में आया था। अगर हम ओरिजिनल मेंडलीव टेबल देखते हैं जो सबसे पहले मेंडलीव ने रिलीज़ किया, तो उसमें सिर्फ 1 to 8 ग्रुप ही हैं, यानी कि 8 ही ग्रुप थे। बट बाद में उसके अंदर मॉडिफिकेशन हुआ और एक और नया ग्रुप अटैच किया गया था जिसको मैं ज़ीरो ग्रुप बोल रहा हूँ। और फिर एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उस मेंडलीव टेबल में स्पीसीज को अरेंज किया गया। तो चलिए मैं एक बार आप लोगों को वो अरेंजमेंट भी दिखाता हूँ। ये आपके सामने लेआउट है पीरियोडिक टेबल जो मेंडलीव ने दिया उसका। आप देख सकते हैं यहाँ 1 to 8 ग्रुप्स दिखाए हैं मैंने। ये वैसे ही ग्रुपिंग किया है, आप वहाँ देखिएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कॉपर, ये सब एक ग्रुप में आ रहे थे प्रॉपर्टीज़ वाले। ये एक में ऐसे कुछ डाला हुआ है मैंने। वही प्लेइंग कार्ड्स इकट्ठे करके समझ लो एक ग्रुप में डाल दिए हैं जहाँ जहाँ प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही थी। मेंडलीव ने क्या किया, हर ग्रुप के 2 सब ग्रुप्स बनाए, ए बी। यहाँ मैंने अलग कलर से दिखाने की कोशिश की है। ये ए ग्रुप है, ये बी। सिमिलरली ये ए ग्रुप है, ये बी। ये ए ग्रुप है, यहाँ बी में कोई डाल नहीं रखा, ये सब बी ग्रुप्स में। यहाँ 8th में देखें कोई कलर डिस्टिंग्विशिंग नहीं है, मतलब 8th ग्रुप में उसने ऐसा कुछ सब ग्रुपिंग नहीं किया। मैं पूरी टेबल भर के नहीं दिखाना चाहता था, ना ही मैं आपको कहूँगा कि आप जाके उसको याद करना शुरू कर दो कि उसके 7th ग्रुप में कौन था, 6 में कौन था, कौन ऊपर था, कौन नीचे था। ऐसा कुछ भी करने की हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें बस सिर्फ समझना है कि व्हाट मेंडलीव एक्चुअली हैव डन फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, बस इतना सा हमारा टारगेट है। विद इन 5-7 मिनट टॉपिक को क्लोज करके हम इसकी फर्दर आने वाले टाइम में कोई भी डिस्कशन नहीं रखेंगे। देखें यहाँ पे ग्रुप 1 में ये उसने कहा कि ये फर्स्ट ए ग्रुप है। मैं हल्का सा डिमार्केशन कर रहा हूँ। उसने टोटल 6 सीरीज़ बनाई थी, मैंने 4 तक यहाँ आपके सामने दिखाई हैं। 2 सीरीज़ और थी। मेंडलीव्स की क्लासिफिकेशन में 6 सीरीज़ थी, 8 ग्रुप थे। सीरीज़ ये ऐसे जो आप हॉरिजॉन्टल लाइंस देख रहे हैं, एंड ग्रुप्स ये जो आप वर्टिकल कॉलम्स देख रहे हैं, तो 8 ग्रुप्स थे ओरिजिनल टेबल के अंदर। यहाँ पे उसने क्या कहा कि जैसे जैसे मैं लेफ़्ट टू राइट जाता हूँ एक पीरियड के अंदर, एक सीरीज़ के अंदर, तो एटॉमिक मास कंटिन्यूसली इंक्रीज होते हैं और एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज़ में, एलिमेंट्स में रिजेंबलेंस आती है जब आप उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करते हो। उसने कहा कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं, बेसिकली हमारा एम यहाँ पे पीरियोडिकली चेंज होने वाली प्रॉपर्टीज़ स्टडी करना है। उसने कहा कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं दे आर एक्चुअली द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। यहीं वो फंसा जहाँ वो न्यूलैंड फंसा कि भाई एटॉमिक मास कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है प्रॉपर्टीज़ के लिए। बट उसने जो बोला मैं वो समझा रहा हूँ। उसने कहा कि जब हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट ऐसे अरेंज करेंगे तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद आने वाले एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज़ में रिजेंबलेंस शो करते हैं। जैसे ये देखें आप, लिथियम के बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये प्रॉपर्टीज़ में रिजेंबलेंस शो कर रहे हैं। चलिए ठीक है, उसने पहला सिस्टमेटिक अरेंजमेंट दिया, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया कि भाई चलो ठीक है, टेबल आ गई है, टेबल के मेंबर्स को याद रखो तो प्रॉपर्टीज़ याद हो जाएंगी। लेकिन कुछ और भी अच्छे काम थे इसके अलावा। जैसे मैं एक उसका 2 अच्छे काम रादर मैं आपको बताऊं तो उस टाइम पे कुछ एलिमेंट्स जो अननोन थे, जो उस टाइम डिस्कवर्ड ही नहीं थे, उसने अपनी टेबल में उनके लिए भी स्पेस प्रोवाइड किया। जैसे आप देखिए यहाँ मैंने जिंक लिखा हुआ है, एटॉमिक मास है कुछ 65 के आसपास जिंक का, और ये आर्सेनिक 75 एटॉमिक मास। सो 65 के बाद जो नॉन एलिमेंट था वो आर्सेनिक ही था 75 वाला। उसने उसको यहाँ पे नहीं रखा, देखो खाली जगह छोड़ दी, यहाँ पे नहीं रखा, उसने खाली जगह छोड़ दी, यहाँ रखा। पहले सवाल उठता है यहाँ क्यों रखा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ ही एन और पी के साथ मैच कर रही थी, तो उसको तो वहाँ पे ही रखना था, क्योंकि उसने
ASH3 बनाया था, उसने AS2O5 बनाया था, तो उसकी फैमिली तो नाइट्रोजन वाली ही थी, तो उसको तो यहाँ रखना ही था। यहाँ उसने गैप रख दिया कि भाई यहाँ अगर मैं रख दूंगा तो प्रॉपर्टीज़ इनके साथ या इसकी इसके साथ मैच करनी चाहिए, जो कि वो नहीं करती थी, तो इसलिए उसने इसको यहाँ इस फैमिली के साथ रखा। और यहाँ पे इन दो जगहों पे उसने स्पेस रख दिया, गैप प्रोवाइड कर दिया। बोला कि नियर फ्यूचर में कोई आएगा ना एलिमेंट जिसका मास 65 और 75 के बीच में होगा, उसको यहाँ रखेंगे। रादर उसने इसका नाम भी रख दिया, यहाँ आने वाले मेंबर का नाम भी रख दिया। उसने इसका नाम रखा इका एल्यूमिनियम। ये स्पेस में हटा लेता हूँ, अब इसका मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसने इसका नाम रखा इका एल्यूमिनियम। यहाँ वाले का भी उसने नाम रख दिया इका सिलिकॉन। वो पता नहीं थे, बट उसने पहले ही उनका नामकरण कर दिया। और यहीं नहीं रुका, उसने इनकी प्रॉपर्टीज़ भी प्रेडिक्ट कर दी। कैसी प्रॉपर्टीज़? लाइक उसने कहा कि ये कुछ इस तरह का हाइड्राइड बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड, इस तरह का कुछ ऑक्साइड बनाएगा। इवन उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी प्रेडिक्ट कर दिए। वो कैसे? उसको पता था बोरोन B2O3 बनाता है तो ये नया भी उसी फैमिली में सेट होगा। एल्यूमिनियम Al2O3 बनाता है तो हाँ, तभी तो वो यहाँ सेट होगा। इसका भी सेम हालात कर दिया उसने। इसके भी कंपाउंड्स प्रेडिक्ट कर दिए कि EH4 टाइप का हाइड्राइड बनाएगा, EO2 टाइप का ऑक्साइड बनाएगा, मेल्टिंग पॉइंट ये होगा, बॉइलिंग पॉइंट ये होगा। हैलाइड क्लोराइड इसके ECl4 टाइप के बनेंगे, इसके ECl3 टाइप के बनेंगे। और इस तरह की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ उसने उसकी पहले ही प्रेडिक्ट कर दी, एलिमेंट था ही नहीं। और कहा कि नियर फ्यूचर में जब आए तो उसको यहाँ रखना। लो, इतना बढ़िया काम होने के बाद तो लोगों ने अप्रिशिएट करना ही था। उसने ये गैप्स छोड़ दिए और बाद में ऐसा हुआ भी सही। आज अगर मैं देखूं तो गैलियम नाम का एक एलिमेंट है हमारे पास जो इका एल्यूमिनियम की रिजेम्बलेंस है, या अगर मैं जर्मेनियम देखूं तो वो इस इका सिलिकॉन की रिजेम्बलेंस है। तो इस वजह से भी उसको अप्रिशिएट किया गया। उसने कुछ के डाउटफुल एटॉमिक मास थे, उसको भी करेक्ट किया। जैसे बेरिलियम को अगर मैं देखूं, यहाँ पे ये बेरिलियम है, तो स्टार्टिंग पे ऐसे समझा जाता था कि बेरिलियम का जो एटॉमिक मास है वो कैसे आया, 4.5 उसका इक्विवेलेंट वेट है। इक्विवेलेंट वेट फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हो, 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ जो मास कंबाइन करता है वो इक्विवेलेंट वेट होता है। तो बेरिलियम का इक्विवेलेंट वेट नोन था, तो ऐसे समझा जाता था कि उसकी वैलेंसी 3 है और उसका मास कितना बन गया, 13.5। इक्विवेलेंट वेट इंटू वैलेंसी उसका इक्विवेलेंट वेट, उसका एटॉमिक मास होता है, तो 13.5 समझा जाता था। लेकिन मेंडलीव ने बताया कि बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांशियम की फैमिली का है, वो वैलेंसी 2 पोजेस करता है, और अगर वो वैलेंसी 2 पोजेस करता है तो उसका एटॉमिक मास 9 होगा। और आज हम ये 9 ही पढ़ते हैं, तो उससे पहले वो 13.5 समझा जाता था। तो इस तरह से उसने कुछ डाउटफुल एटॉमिक मास भी करेक्ट किए। मैं कहूँगा ये 3 मेन बातें थी उसकी। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट दिया, डाउटफुल वेट्स को करेक्ट किया, और तीसरा उसने जो अननोन थे उनको भी वहाँ पे स्पेस दिया कि आओ आप यहाँ पे बैठना अगर फ्यूचर में कभी डिस्कवर्ड होते हो तो। लेकिन उसकी कमियाँ ढूंढी जाने लगी। जैसे पहली कमी मैं आपको बता चुका हूँ, नोबल गैसेस को कहाँ रखा, वो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करते थे, तो मॉडिफाइड टेबल में एक साथ में 0 ग्रुप और अटैच कर दिया गया जहाँ पे वो नोबल गैसेस रख दी गई। ठीक है, फिर लोगों ने कहा कि आइसोटोप्स का क्या? आइसोटोप्स तो अलग अलग मास पोजेस करते हैं। लाइक मैं कार्बन की बात करूं अगर, तो कार्बन के 12, 13 और 14 3 आइसोटोप्स हैं। ये जब एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहा है, यहाँ पे कार्बन 12 रख दिया तो 13 इस बॉक्स में होना चाहिए, 14 इस बॉक्स में होना चाहिए, या अलग होने चाहिए। तो आइसोटोप्स का तो अलग से कोई स्पेस प्रोवाइडेड था नहीं वहाँ पे। रिजल्टिंग ये भी एक क्वेश्चन अराइज हो गया कि भाई आइसोटोप फिर कहाँ गए, आपने तो एक ही आइसोटोप को जगह दी है यहाँ पे। ये उसके साथ एक प्रॉब्लम थी। हाइड्रोजन को उसने मेटल्स के साथ रख दिया, ये भी एक प्रॉब्लम थी। हालांकि आज भी रखे हुए हम प्रॉब्लम के साथ ही हैं, बट उस टाइम पे भी इस पे क्वेश्चन उठाया गया कि हाइड्रोजन को यहाँ क्यों रखा हुआ है मेटल्स के साथ। हर ग्रुप का AB बना दिया। वैसे तो वो कहता था कि एक ग्रुप में आने वाले सभी एक जैसे हैं, लेकिन अगर आप A और B वाले मेंबर्स की प्रॉपर्टीज़ देखें तो एंटायरली डिफरेंट है। ये बहुत हार्ड मेटल है जबकि ये सॉफ्ट मेटल्स हैं। इसको आप अपने नेल से काट सकते हो, ये चाकू से भी काटने मुश्किल है।
तो ए और बी में आने वालों की प्रॉपर्टीज़ कोई बहुत ज़्यादा मैच नहीं कर रही थी जो ऑब्जेक्शनेबल थी। सबका ए बी बना दिया, उस 8th को क्यों छोड़ दिया? उससे कोई पूछने वाला तो था नहीं, उसने जो कर दिया सो कर दिया। हम तो सोचते रहे बाद में ये होगा वो होगा, बट एक कमी तो थी कि 8th ग्रुप का ए बी क्यों नहीं बनाया? फिर सबके ए बी बनाता आ रहा है, और मोर ओवर जो ए बी बनाता आ रहा है उनमें भी प्रॉपर्टीज़ मैच नहीं कर रही हैं। इन सब समस्याओं के साथ वो समस्या सबसे भारी पड़ी कि भाई एटॉमिक मास कैसे रेस्पॉन्सिबल होगा प्रॉपर्टीज़ के लिए। इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ के लिए तो इलेक्ट्रॉन्स रेस्पॉन्सिबल होंगे, हम केमिकल रिएक्शंस में तो इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स में मास का कोई लेना देना ही नहीं है। तो एटॉमिक मास कैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर रहा होगा, ये बात हमें कतई पल्ले नहीं पड़ी। रिजल्टिंग मेंडलीव को भी फोल्ड करके साइड में रख दिया गया, और फिर हमारे पास आया मॉडर्न्स क्लासिफिकेशन। तो यहाँ से हमारी केमिस्ट्री अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की स्टार्ट होती है, जहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ को मॉडर्न्स क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे, और उसी को दिमाग में बनाते हुए हम इस सारी स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। आप अच्छे से पढ़ें, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। याद रखने की तो नहीं कहूँगा मैं कि भाई याद रखने की कोशिश करें, बस अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। मेंडलीव को थोड़ा सा एक्स्ट्रा हल्का सा 2 बार पढ़ लीजिए, बस यही कहूँगा। काम हमारा नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा। गुड बाय।